हेलो फ्रेंड्स, संस्कार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन क्रिप्स मिशन के बाद का पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन, जो कि भारत में आया था 1946 में। अब दोस्तों आज इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ में जानते हैं और ये वही कैबिनेट मिशन है जिसके तहत भारत में संविधान सभा की स्थापना की जाती है। यानी कि संविधान सभा के गठन की दृष्टि में ये आखिरी मिशन आता है जो भारत में संविधान सभा की स्थापना करके जाता है और संविधान सभा अपना एक संविधान का निर्माण करती है जो कि आगे स्वतंत्र भारत में और वर्तमान समय में हमारे देश में लागू है। दोस्तों मैं बात करता हूं 1946 का जो आपका क्रिप्स मिशन आया था वो भारत में फेल हो गया था। वो आया था भारत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया की सपोर्ट के लिए। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अब 1946 की, यानी कि वर्ल्ड वॉर यहां पे खत्म हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है। इस दुनिया के हर एक कोने से जो गुलाम देश हैं अपनी मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में दोस्तों मैं बात करता हूं ब्रिटेन की, जहां पे क्लीमेंट एटली की सरकार होती है। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली कौन सी पार्टी से संबंधित है। यानी कि दो पार्टी वहां पे चलती है, कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी चलती लेबर पार्टी, तो ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। अब लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए, यानी कि भारत में ये जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा था, राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कौन से ईयर की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ये आपकी 22 जनवरी, ये डेट याद रखना है, 22 जनवरी 1946 को, यानी कि इसी डेट को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। क्रिप्स मिशन में हमने पढ़ा था, उसकी डेट भी 22 मार्च थी, 1942 था। उसमें एक सदस्य था। इसमें देखते कितने सदस्य थे। इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों। ये 3 सदस्यीय आयोग था या कमेटी थी या मिशन था। कौन से दोस्तों 3 सदस्य, इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो थे आपके सर पैट्रिक लॉरेंस थे या पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, और जो दूसरे सदस्य थे उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर, और दोस्तों ध्यान दें जो तीसरा सदस्य था वो वही सदस्य था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के रूप में आए थे। यानी कि ये थे हमारे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। वेल दोस्तों, अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आता है। आपका क्रिप्स मिशन भारत में 22 जनवरी 1946 को आया था राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए। और इस समय आप दूसरा पॉइंट यहां पे ये भी याद रख सकते हो, यानी कि ये भेजता कौन है, क्लीमेंट एटली। कौन भेजते हैं, ये आपके क्लीमेंट एटली, और ये कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं, लेबर पार्टी से। भारत की स्वतंत्रता के टाइम में भी क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री होते हैं, लेबर पार्टी से संबंधित होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, जो भी लेबर पार्टी वहां पे ब्रिटिश की थी वो हमेशा जितने भी औपनिवेशिक देश हुआ करते थे उनके प्रति थोड़ी लिबरल रहा करते थे कंपेरेटिव टू कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी की तुलनात्मक ये लेबर पार्टी ज्यादा लिबरल हुआ करती थी। और उस समय दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्लीमेंट एटली ने एक वक्तव्य बोला था कि भारतीयों को भी अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। ये उस समय भारत के पॉइंट ऑफ व्यू अंग्रेजों के द्वारा बोले जाने वाला सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट था। और दोस्तों इस स्टेटमेंट का ही नतीजा था, इसकी इस विचारधारा का ही नतीजा था, भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। और दोस्तों देखो, भारत में भी परिस्थितियां थोड़ी सी अपोजिट चल रही। कैसे, यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये भी अपनी अपनी मांगों को लेकर किसी भी आयोग को यहाँ पे सफल नहीं होने दे रही थी। उसके बाद में बेबेल प्लान भी आया था दोस्तों, उसके बाद में आपका शिमला सम्मेलन भी हुआ था। इसमें किसी भी तरह से बात नहीं बनती है, क्योंकि भारत में भी 2 राजनीतिक दल अपनी अपनी अलग विचारधाराओं को लेकर आपस में लड़ बैठते हैं। क्योंकि क्या होता है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के लिए मुस्लिम लीग एक अलग से संविधान सभा और एक अलग से देश की मांग कर रही है, वहीं पे दूसरी तरफ कांग्रेस एक अखंड भारत के निर्माण की बात रखती है, जो कि हर एक आयोग के लिए मुसीबत की घड़ी रहती है, उस दोनों को एक ही साथ में समझाने के लिए। दोस्तों इसी सिलसिले में क्लीमेंट एटली कहते हैं कि किसी भी हालत में भारत में संविधान सभा की स्थापना करके ही आना है आपको। तो देखिए दोस्तों, हर मिशन फेल हो जाता है, किस तरह से कैबिनेट मिशन सक्सेस होता है उसको देखते हैं। देखो सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, इस चीज को याद रखें दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके अध्यक्ष थे इसके। इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य था या नहीं था,
तो इस तरह से ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और उनमें अध्यक्ष की बात करें वो थे आपके पैट्रिक लॉरेंस। क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, और उनमें से एक किसी और व्यक्ति का नाम है, लॉर्ड लेलेथ को जैसे ऐड कर दिया, किसी एक व्यक्ति का नाम ऐड कर लेंगे और इनमें से आपको पिक आउट करना कि कौन सा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। देखो दोस्तों ध्यान दें, थोड़ा ट्रिक भी बता देते हैं। लॉरेंस नाम लॉयन टाइप का लगता है ना, लॉरेंस लोयन, यानी कि लॉयन राजा होता जंगल का, उसी टाइप से इस मिशन का भी ये लॉयन या लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब इतना समझ में आ गया। क्लीमेंट एटली के कहने पे 22 जनवरी 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आता है और संविधान सभा की स्थापना करने के लिए, और इनका फ्यूचर प्लान था भारत में सत्ता का ट्रांसफर कर देना। अब दोस्तों अपन अगली कड़ी में बात करते हैं कि इनके क्या प्रावधान थे, इन्होंने क्या प्रावधान भारतीयों के समक्ष रखे थे, और उसी प्रावधानों के अकॉर्डिंग ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे यानी कि भारतीय संविधान सभा का गठन, तो वो गठन पूरा का पूरा किस बेस्ड होगा, वो आपकी कैबिनेट मिशन बेस्ड होगा, यानी कि कैबिनेट मिशन के तर्ज पे आपकी संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इनके प्रावधानों की बात करूं तो इन्होंने पहला प्रावधान रखा था अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। ये बात क्रिप्स मिशन में भी की गई थी दोस्तों। अब इसने कहा था अखिल भारतीय संघ में होंगे कौन कौन, तो इन्होंने कहा था आपके ब्रिटिश प्रांत होगा, और दूसरी तरफ आपके देशी रियासत होंगे। बिल्कुल सही है, यानी कि ये दोनों मिलके आपके एक अखिल भारतीय संघ का स्थापना करेंगे। दोस्तों यहां से एक चीज क्लियर समझ में आ जाती है कि ये पॉइंट मुस्लिम लीग को कतई भी स्वीकार नहीं करने वाली है, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा चाहती थी कि अखिल भारतीय संघ ना बनके मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान सभा और अलग से राष्ट्र की स्थापना की जाए। इसके बाद में देखते हैं, इन्होंने कहा था अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, और इन्होंने कहा था संघ के पास में 3 पावर रहेंगे मेनली। कौन कौन से थे, इन्होंने कहा था एक तो रक्षा का, विदेश का और संचार का। ये 3 जो विभाग है, ये 3 विभाग मुख्य तौर से किसके पास में ही रहेंगे, संघ के पास में ही रहेंगे। यानी कि रक्षा से संबंधित मामला हो गया, विदेश से संबंधित हो गया, या फिर संचार से संबंधित जो विभाग होंगे वो संघ के पास में रहेंगे, प्रांतों या राज्यों के पास में नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कैबिनेट मिशन के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रोविजन संघ को दे दिया था, और उनमें से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो वो आपको पिक आउट करना है। ओके दोस्तों, इसके साथ में अगली बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इसमें कहा जाता है कि संघ के पास में अपना एक विधानमंडल व कार्यपालिका होगी, क्या होगा, संघ के पास में एक विधानमंडल होगा और ये कार्यपालिका होगी, और ये किससे मिलके बनेगी दोस्तों, वही सेम चीज आपकी ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत के सदस्य इसमें होंगे। देशी रियासत के सदस्यों से मिलके ये कार्यपालिका और विधानमंडल की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल सही है। तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं, इन्होंने कहा था संघ सूची के विषयों के अलावा सभी विषय और अवशिष्ट शक्ति ये जो 2 चीजें इन्होंने जो बोली हैं, यानी कि संघीय सूची के जो सब्जेक्ट हैं उनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं और जितने भी अवशिष्ट विषय हैं वो हमेशा किसके पास में रहेंगे, प्रांतों के पास में रहेंगे। ये अपने आप में थोड़ी अलग चीज है दोस्तों। देखिएगा कैबिनेट मिशन के अनुसार इसकी व्यवस्था की गई थी, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवशिष्ट शक्तियां कैबिनेट मिशन के अनुसार किसके पास में रही थी, वो प्रांतों के पास में रही थी। ओके, इसके बाद में मैं अगली बात करता हूं दोस्तों, पॉइंट नंबर 4। इन्होंने कहा था कि इनका चुनाव होगा, संविधान सभा का हमारा चुनाव होगा, और जो चुनाव होगा वो किस तरह का होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। किस लिए होगा दोस्तों चुनाव, ये जो चुनाव होगा भारत में संविधान सभा की स्थापना के लिए।
चुनाव होगा संविधान सभा की स्थापना के लिए, और किस तरह का चुनाव होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं किया जाएगा। हमने कहा था 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत की संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन कहता है कि चुनाव जरूर होगा, लेकिन वयस्क मताधिकार पे नहीं होगा और वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा, और अल्टीमेटली अप्रत्यक्ष के आधार पर संविधान सभा की हमारी स्थापना की जाती है। दोस्तों ये जितने भी मैं प्रोविजन बता रहा हूं, इन्हीं प्रोविजन के आधार पे ही हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था। अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, थोड़ा रिमूव कर देता हूं इनको। ओके दोस्तों, अब ये अगला पॉइंट जो हमारा कहता है, जैसे मैं पॉइंट नंबर इसको 6 डाल देता हूं, जिसके तहत इन्होंने कहा था कि जो प्रतिनिधित्व होगा वो किस तरह से होगा, यानी कि किसका प्रतिनिधित्व है? संविधान सभा में। क्या दोस्तों हमारी जो संविधान सभा थी वो देशी रियासतों से बनी थी या फिर ब्रिटिश प्रांत से बनी थी? देखो इन्होंने कहा जो प्रतिनिधित्व होगा वो दोनों से होगा, यानी कि देशी रियासत भी होगी और ब्रिटिश प्रांत भी होंगे। बिल्कुल सही बात की है, यानी कि ब्रिटिश प्रांत होंगे। इन्होंने कहा था कि देशी रियासत और जो ब्रिटिश प्रांत होंगे, ये चुनाव कैसे करेंगे दोस्तों? ये चुनाव नहीं करेंगे, ये मनोनीत करके भेजेंगे। ये क्या करके भेजेंगे? सदस्यों को मनोनीत करके भेजेंगे, और ये है जो निर्वाचित करके भेजेंगे, यानी कि ये आपके निर्वाचित करके भेजेंगे। यानी कि जो प्रांतीय संविधान सभा है, जो प्रांतीय विधान परिषद है, प्रांतीय विधान परिषद से सदस्य चुन के आएंगे और भारत के संविधान सभा में शामिल होंगे। इसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, और यहां इनको मनोनयन किया जाएगा। यानी कि जो भारत की पूरी संविधान सभा होगी वो पूरी निर्वाचित नहीं होगी, आंशिक निर्वाचित होगी, आंशिक मनोनीत होगी। मनोनीत कहां से होगी? देशी रियासतों से होगी, और निर्वाचित कहां से होगी? ब्रिटिश प्रांतों से होगी, जो कंप्लीट मिलकर क्या कहलाता था? ब्रिटिश भारत कहलाता है। ये संविधान सभा के गठन में डिटेल से इसकी दोस्तों बात करेंगे, लेकिन आगे है तो थोड़ा सा हमने इसका जिक्र यहां पे कर लिया। इन्होंने कहा था भाई कितने लोग लेंगे? इन्होंने कहा था कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति को लेंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इसी टाइप से 389 टोटल मेंबर हमारी संविधान सभा के सदस्य बने थे, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारी संविधान सभा में कितने लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा था। क्या हमारी संविधान सभा पूर्ण रूप से निर्वाचित थी या मनोनीत थी? नहीं दोस्तों, हमारी आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत हमारी संविधान सभा थी। ओके, इसके बाद में जो आखिरी पॉइंट इन्होंने इंपॉर्टेंट बोला था, इन्होंने कहा था कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। एक अंतरिम सरकार का गठन, और वो भी इमीडिएटली किया जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाएगा, और इसके सदस्यों की संख्या पूछी जाती है। इन्होंने कहा था 14 सदस्य इसमें रखे जाएंगे। 14 सदस्यों का डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा जाता है। देखो इन्होंने कहा था कांग्रेस के 6 सदस्य होंगे, कांग्रेस के 6 सदस्य होंगे, मूली के यानी कि मुस्लिम लीग के 5 सदस्य होंगे। इसके बाद में इन्होंने कहा था जो सिख होंगे वो 1 होगा, भारतीय ईसाई जो होगा वो 1 होगा, और जो पारसी होगा वो 1 होगा। इस तरह से दोस्तों हमारे 14 टोटल सदस्यों का ये क्लासिफिकेशन भी एग्जाम में पूछा जाएगा। 6, 5, 11 और 3, 14। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 14 सदस्य इंटरिम पार्लियामेंट की स्थापना, इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी। और जब तक हमारा संविधान का निर्माण नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक ये आपकी जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये अपना काम सुचारू रूप से चलाती जाएगी। और इस तरह से कैबिनेट मिशन का प्रोविजन भारत में रखा गया था। दोस्तों ध्यान दें, इसी कैबिनेट मिशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाती है, जो आगे चल के भारत के संविधान का निर्माण करती है। कल वाले लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि भारत की संविधान सभा का गठन किस तरह से संविधान कैबिनेट मिशन के बेस पे किया जाता है, यानी कि कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अकॉर्डिंग किस तरह से हमारी संविधान सभा बनती है। 389 मेंबर पढ़ेंगे। 389 मेंबर में देशी रियासतों से कितने थे, प्रांतों से कितने थे, चीफ कमिश्नरी एरिया से कितने थे, फिर इनके इलेक्शन होता है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें मिलती हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में किस तरह से मुस्लिम लीग इसकी बाइकआउट करती है, और संविधान सभा की किस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी मीटिंग और पूरे संविधान की स्थापना, पूरे संविधान के गठन का काम चलता है। मीनवाइल कैसे माउंटबेटन प्लान आता है और भारत में भारत और पाकिस्तान नामक के 2 नए राष्ट्रों का विभाजन हो जाता है। दोस्तों आने वाली अगली क्लास में अपन इस चीज का स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।